नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सामान्य अध्ययन की जो प्रश्नों को हल करने की श्रृंखला वाली कक्षा है उसको लेकर फिर उपस्थित है। यह हमारा दूसरा सेट है। पहले सेट में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। इसी क्रम में हम ऐसे ही रोज़ आगे बढ़ते रहेंगे। इससे एक हमारी तैयारी को संबल प्राप्त होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर महसूस करेंगे अपने आप को जब परीक्षा के प्रश्नों को हम हल करते समय। तो उन्हीं को ध्यानगत रखते हुए यह एक पहल की गई है इलेवन क्लासेस की ओर से। आइए प्रारंभ करते हैं। आप लोग को यह कक्षा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा। देखिए, कुछ प्रश्न हैं। कम प्रश्नों को अगर हम रोज़ 10 से 15 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो एक महीने में लगभग 250 से 300 प्रश्न हो जाते हैं और एक साल में यह प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ते बढ़ते हज़ारों में हो जाती है। और अगर हम 2 से 3 हज़ार प्रश्नों को कोई भी परीक्षा देने के पहले अगर सॉल्व कर जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास बहुत उच्च स्तर का हो जाता है। और हम केवल उस समय परीक्षा के 4-5 दिन पहले हम अगर करेंट अफेयर समसामयिक विषयों को याद कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो हम परीक्षा में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करते हैं। उसी को ध्यानगत रखते हुए यह हमारी कक्षाएं संचालित की जा रही है। आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी प्रश्न हैं, बार बार पूछे गए हैं, उसको आज लिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को अंग्रेजी में एक्ट कहते हैं? ACT, एक्ट भी कई जगह लिखा रहता है। एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था? प्रश्न यह है। इस प्रश्न में भी एक प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत सबसे पहले जो अधिनियम आएगा उस अधिनियम के तहत कहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता। ठीक, तो पहला प्रश्न देखते हैं। 4 ऑप्शन है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। 4 ऑप्शन है, चारों में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। तो प्रश्न यह हमारा पूछता है कि किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और पहले हमारे जो मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा एम्पे बने थे। सर एलिजा एम्पे नाम मिलता है। ये भी पूछा जाता है कि जब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के तहत की गई थी तो उस समय प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे निर्वाचित किया गया था? तो सर एलिजा एम्पे को। 3 प्रश्न हैं। इस प्रश्न में देखिए पूछ देगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। किस अधिनियम के तहत, अधिनियम मतलब एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? प्रश्न लंबा है। पुनः देखिए, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने, कौन सी संसद? ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 4 ऑप्शन है। 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और 1873 का चार्टर एक्ट। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार हो गया था। ठीक है, तो कुछ चार्टर अधिनियम लाकर ब्रिटिश संसद के द्वारा उसको रोका गया। तो यह पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो हमारा यह 1813 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर अधिनियम था,
इसी के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और ये भी एकाधिकार आगे आकर 1833 में ख़त्म कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में केवल चाय और चीन के साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापार को जारी रखा गया था, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन 1833 में ये भी एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब अगला प्रश्न, किस एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति मिली? मतलब जो भारतीय विधान परिषद थी वो किस अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने की इनकी शक्ति मिली? इसमें 4 ऑप्शन है। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, एक्ट मतलब अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1909 और इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि भारतीय परिषद एक्ट, भारत परिषद एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली। किस एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली? तो भारतीय परिषद एक्ट 1892। लेकिन केवल बजट पर बहस कर सकते थे, मतदान की शक्ति नहीं थी। जैसे बजट पेश किया गया तो उस पर अपनी बहस कर सकते हैं, लेकिन अब ये होगा कि अगर उस बजट का कोई महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर मतदान करना है, तो मतदान की शक्ति इन लोगों के पास नहीं थी, केवल बहस करने की शक्ति प्राप्त थी। आगे अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन है। भारतीय काउंसिल एक्ट 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट द्वारा किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा की गई थी ब्रिटिश भारत में। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। यह प्रश्न बार बार पूछता है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 4 ऑप्शन है। 1935 में, 1937 में, 1945 में, 1947 में। तो हम जानते हैं भारत का संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। डेट पूछेगा तो 1 अक्टूबर 1937। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1937। केवल वर्ष पूछ रहा है तो 1937 में टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? 3 ऑप्शन है इसमें। 2 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ड्यूअल सिस्टम और स्टेट में, प्रांत में। तो ऑप्शन 4 है। यहाँ पे केंद्र की बात कर रहा है, पहला भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा भारत शासन अधिनियम 1909, तीसरा भारत शासन एक्ट 1919। अगर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित करने की बात आएगी तो भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा। अगर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित करने की बात आएगी तो भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा। लेकिन अगर प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की बात आएगी तो 1919 प्रांत में 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को विकसित किया गया, स्थापित किया गया। अगला हमारा प्रश्न,
भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? देखिए इस प्रश्न को, ये प्रश्न भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ऊपरी सदन, निम्न सदन, राज्यसभा और केंद्रीय सभा बनाई गई थी। एक में 20, एक में 60। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। द्विसदनीय मतलब द्विसदन। इस जैसे हमारे भारत के कई प्रदेशों में द्विसदनीय विधान पालिका है, जैसे उत्तर प्रदेश में है विधानसभा विधान परिषद, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 रखी गई है। केंद्र में भी द्विसदनीय पालिका है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250 सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। वैसे ही यह प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने, अध्यादेश निर्गत या जारी, इसको कई बार जारी भी पूछा जाता है। राष्ट्रपति को की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? किससे प्रेरित है मतलब किस अधिनियम के द्वारा प्रेरित है? 4 ऑप्शन है, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1937 का अधिनियम और 1942 का अधिनियम। इस समय वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। वर्तमान में हमारे संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। उसी शक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि जो 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, वो किससे प्रेरित की गई है, किससे ली गई है, किससे प्रेरित है, किसके अधिनियम से, किस अधिनियम से? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है 1935 के एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा, जो वर्तमान में बर्मा का नाम म्यांमार है, तो किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था? 4 ऑप्शन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। बर्मा, जो वर्तमान में जिसका नाम म्यांमार है, भारत से किस अधिनियम के तहत अलग हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग हुआ और 1937 में बर्मा बना। इस अधिनियम द्वारा बिल पास हो गया था कि इस अधिनियम द्वारा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से बर्मा अलग हो जाएगा। बर्मा जिसका वर्तमान में नाम म्यांमार है, लेकिन 1937 में बर्मा स्थापित हुआ अलग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को लिया जाता है। यह हमारी एक विशेष कक्षा है जिसमें 10 से 15 प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। हफ्ते में 2, 3, 4 समय के अकॉर्डिंग जितनी कक्षाएँ अधिक से अधिक आएंगी मैं कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें और लाइक वाला बटन दबाएं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार तो स्वराज पार्टी 1934। स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी ने 1934 में रांची में एक प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारी स्वराज पार्टी थी ने 1934 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। आगे, किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार दिया? संविधान निर्मात्री सभा 3 ऑप्शन है, एम एन राय, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो एम एन राय ने
एम.एन. राय ने संविधान निर्मात्री सभा का विचार दिया था। सर्वप्रथम संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने दिया था? 3 ऑप्शन है, एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो सर्वप्रथम संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। आज का अंतिम प्रश्न, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। उसके 3 सदस्य थे, उसमें कौन एक नहीं था? देखिए, कैबिनेट मिशन में पेंथिक लॉरेंस भी मेंबर थे, ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों जो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, मार्च 1946 में भारत आया था, उसके 3 सदस्य थे, पेंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। लेकिन विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, के नहीं थे। आज हमने कुछ आए हुए विगत वर्षों के प्रश्नों को और जो बार बार पूछे जाते हैं उसको ध्यानगत रखते हुए राज्य व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रश्नों को हमने देखा। आपको यह कक्षा कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें। अगर आप नए पाठक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें। आप इल्विन क्लासेस के सभी सोशल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म हैं उससे जुड़ सकते हैं, @इल्विन क्लासेस सर्च करके। अगर आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7081788388 पर अपना नाम लिखकर भेजें। आपका स्वागत है। आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।